गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की ये सीरीज़ चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आता है उस तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है। नोकरेक मेघालय, कांजीरंगा असम, शेषाचलम तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो नेशनल पार्क जो है नोकरेक मेघालय में है, कांजीरंगा असम में सही है, शेषाचलम गलत है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में नहीं है, कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो शेषाचलम राष्ट्रीय उद्यान या फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। हिस्ट्री का सवाल है। दूसरा प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक हैं कौन। अबुल फजल। तो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, आर और यूपीपी से दोनों। तो डेली प्रैक्टिस सीरीज है ये। ठीक है, प्रतिदिन इसको कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस कर ही लिया कीजिए। तीसरा प्रश्न है, तिलैया परियोजना किस नदी से संबंधित है। रामगंगा, झेलम, महानदी, बराकर। तिलैया परियोजना है बराकर नदी से संबंधित। तो तिलैया परियोजना बराकर नदी से संबंधित है और यह झारखंड राज्य में बहती है, बराकर रिवर। चौथा प्रश्न पॉलिटी का है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में। 112, 13, 10, 116। अनुच्छेद 112 में। तो भारतीय संविधान में वार्षिक वित्त विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्त विवरण का याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा यूपीएससी के एग्जाम में। इसका उत्तर है एटा। तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का वैश्विक स्कोर है 41 और इसकी रैंक बनी है 150। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है कब। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2 फरवरी को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। तो विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का संचालन केवल राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। इकोनॉमिक्स का सवाल है ये। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र की सरकार के सहयोग से भी किया जाता है। तो केवल वाले स्टेटमेंट अधिकतर गलत ही होते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं, अधिकतर गलत होते हैं। दूसरा वाला सही है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। तो करेक्ट पूछना है, बताना है, केवल दूसरा करेक्ट है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हा समिति 1975 में जो बनी थी उसकी अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट है 26 सितंबर 1975। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अंतर्गत की गई थी। क्षेत्र ग्रामीण बैंकों का संचालन भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के सहयोग से किया जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल राज्य सरकार। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जितने भी प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में, 19 दिसंबर 1966 को।
तो एशियाई विकास बैंक जो है एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक में कुल 68 सदस्य देश हैं जिनमें से 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं और भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। एडीबी का उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। 10वां प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी? SVS राघवन समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो उदारीकरण और भूमंडलीकरण के नए वातावरण में विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय उद्योगों की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने SVS राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 इसी समिति यानी SVS राघवन समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 ज्योग्राफी का सवाल है, भारत में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? भारत में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है उड़ीसा राज्य। तो भारत में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य द्वारा किया जाता है। यहाँ जो क्योझर है और कटक है, ये जो जिले हैं वो क्रोमाइट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट के उत्पादन में अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत दूसरे स्थान पर है। 12वां प्रश्न है, देश का प्रथम बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? देश का प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो देश का प्रथम बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया था। यह प्राकृतिक वायु एनर्जी संयंत्र है। इसे ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, ब्लू कार्बन से क्या अभिप्राय है? हवाई जहाज़ों द्वारा निष्कासित कार्बन भंडार या कार्बन कैप्चरिंग द्वारा वायुमंडलीय कार्बन का अधिग्रहण या समुद्र तेल रिसाव द्वारा मृत मैंग्रोव कोरल रीफ और समुद्र जीवों द्वारा निर्मित कार्बन भंडार या फिर जलीय तटीय जलीय और समुद्री वनस्पतियों एवं जीवों तथा तलछटों द्वारा निर्मित कार्बन सिंक। देखिए सी को एलिमिनेट करेंगे, सी इसका आंसर नहीं है, डी को हटाएंगे, बताइए बी या ए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तटीय जलीय और समुद्री वनस्पतियों एवं जीवों तथा तलछटों द्वारा निर्मित कार्बन सिंक। तो तटीय जलीय और समुद्री वनस्पतियों एवं जीवों तथा तलछटों द्वारा निर्मित कार्बन सिंक को ब्लू कार्बन कहा जाता है। देखिए मैंग्रोव हो गया, ज्वारीय दलदल हो गया और समुद्री घास के तटीय मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र में वर्षों से वनस्पति एवं विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन के बड़े भंडार जो हैं संग्रहित हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन का भंडार करते हैं, जिन्हें कहते हैं ब्लू कार्बन। पढ़ लीजिएगा इसको PDF से। नंबर 14 पर आ जाइए, एक है स्टेनले और दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट है सवाल। कांगो, इसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है ये। लिम्पोपो, ऑरेंज या फिर मिसिसिपी? इसका उत्तर है कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है और जो कांगो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ है ऊपर कर्क रेखा, यहाँ है नीचे मकर रेखा। तो स्टेनले और लिविंगस्टोन जो वाटरफॉल है जायरे नदी पर अवस्थित है और जायरे को कांगो नदी भी कहा जाता है। जायरे नदी सबसे अधिक जलवाहक नदी है एवं यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक ही बात है। ठीक है, अगर सवाल में ये आए तब भी सही है, ये आए तो भी एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? देखिए वर्तमान में अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट या रामगंगा या हैली एक ही बात है। सी है इसका आंसर। गुजरात गिर शेरों के लिए, यहाँ बाघों के लिए नहीं है।
तो 1 अप्रैल 1973 को भारत के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी वहाँ से, और हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और भारत में बाघों की प्रथम गणना जो है 1972 में यानी 1972 में की गई थी। असम का जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, घनत्व का मतलब सभी को पता होगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे एक घर ये है और सेकंड फ्लोर पे एक घर ये है, ठीक है, दोनों का जो एरिया है बराबर है। अब इसी घर में 3 लोग रहते हैं, इसी घर में 6 लोग रहते हैं, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो गई। ठीक है, जनघनत्व। नंबर 16 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार की लकड़ियों वाले वन होते हैं, या उसमें किस प्रकार की लकड़ियों वाले वन पाए जाते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। सागौन, साल, शीशम, बांस, रोजवुड, महोगनी, अबनूस, मैंग्रोव, चीड़, देवदार, फर, हेमलॉक, और ओक, वॉलनट, चेस्टनट, मैपल। देखिए कई बार बताया है, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाली लकड़ियां होती हैं, ये वन होते हैं, यानी रोजवुड, महोगनी, आबनूस और मैंग्रोव। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कठोर लकड़ियों वाले वन होते हैं। कौन कौन से? महोगनी, आबनूस और मैंग्रोव और रोजवुड। भारी वर्षा एवं ऊंचा तापमान इनके लिए चाहिए, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ठीक है, और ये जो वन होते हैं सघन होते हैं, ऊंचे होते हैं, विश्व के सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाले और कठोर लकड़ियों वाले वन होते हैं ये। ठीक है, सर्वाधिक जैविक विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, रेनफॉल है, ठीक है, सब कुछ है। नंबर 17 पर आ जाइए। काकेकस राज्य में कौन कौन से देश आते हैं? काकेकस राज्य में आते हैं जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। ऑप्शन नंबर सी। तो काकेकस राज्य में जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया शामिल है। और भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के उपरांत ये राज्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल का अंग बने। यह है जनरल साइंस का सवाल। मनुष्य के आमाशय में यानी स्टोमक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आमाशय को कहा जाता है स्टोमक। एक मोटी भित्ति वाली थैली है, इसका आकार होता है अंग्रेजी के, ठीक है, चपटा होता है, नहीं जे अक्षर जैसा होता है, और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह भोजन नली के एक सिरे से भोजन ग्रहण करता है और दूसरी ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, यानी छोटी आंत में खुलता है। आमाशय यानी स्टोमक की जो आंतरिक भित्ति है, ठीक है, श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रसों का स्राव करती है। और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ प्रवेश करने वाले कई जीवाणुओं को मारता है, ये जो HCl है। और क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और पाचक रसों को कार्य करने में जो है मदद करता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में जो है विखंडित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर जनित नहीं है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड। देखिए टाइफाइड तो होता है साल्मोनेमा टाइफी से, जो कि एक बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया जनित हो गई। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये मच्छर जनित है। तो टाइफाइड बुखार जो है साल्मोनेमा टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, तो जीवाणु जनित हो गई ये बीमारी। और यह सिर्फ एक अंग को नहीं बल्कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। मलेरिया की बात करें, डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, तो मच्छर के काटने से होता है ये। ठीक है, एनाफ्लीज से होता है मलेरिया, बहुत पूछते हैं इसको। बीसवां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है ये। और प्रश्न है कि भारवी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? एलिमिनेट करते रहिए। कुमार संभवम ये कालिदास की रचना है, और बुद्ध चरित और सौंदर्यनंद ये अश्वघोष की रचना है। तो किरातार्जुनीयम यही हो गई भारवी की रचना, तो बी है इसका आंसर। तो देखिए कालिदास से पहले अश्वघोष जैसे विद्वान हुए और उनकी रचनाएं हैं बुद्ध चरित, बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको, और दूसरी है सौंदर्यानंद।
और कालिदास ने कई नाटकों की रचना की, जिसमें इम्पोर्टेंट कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम है। ठीक है, मैच करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। बाकी भारवी की बात करें तो भारवी की रचना है किरात अर्जुनियम। तो 20 प्रश्न थे ये मिश्रित सभी टॉपिक के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, ये नंबर है 9560112583। इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। धन्यवाद।